जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और अब हम लोग जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं। और अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में। प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वो चल रहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और दोस्तों, आज का जो क्लास होगा मौर्य साम्राज्य वो होगा भाग 2, यानी कल हमने मौर्य साम्राज्य भाग 1 को खत्म कर लिया है और आज का रिवीजन क्लास मौर्य साम्राज्य भाग 2 होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न हम लोग को पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? लिखेंगे इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आप लिखेंगे इंडिका। और दोस्तों, फिर अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लिख रहा है तो उसमें किसी न किसी बात की जानकारी जरूर लिखेगा। तो प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो लिखेंगे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी जा रही है और दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक में मौर्य वंश की जानकारी लिखी गई है। अगला प्रश्न बना, किस गुरु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था? लिखेंगे जैन गुरु भद्रबाहु। वो कौन से गुरु थे जिससे प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था? लिखेंगे जैन गुरु भद्रबाहु। आप देखेंगे यहाँ दोस्तों, जैन गुरु भद्रबाहु का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? लिखेंगे जैन धर्म के। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? लिखेंगे जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किससे दीक्षा ली गई थी? लिखेंगे गुरु भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किससे दीक्षा ली गई थी? लिखेंगे गुरु भद्रबाहु से। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने प्राण का त्याग कब किया गया था? लिखेंगे 298 बीसी में, यानी कि 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया था। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण का त्याग कहाँ किया था? लिखेंगे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जो कि संलेखना पद्धति से इन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ त्यागा? लिखेंगे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान पे। और दोस्तों, एक बार जरूर ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्यागे थे। अगला दोस्तों आ रहा है बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न बना, बिंदुसार किसका पुत्र था? लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और फिर अगला प्रश्न बना, बिंदुसार के माता का क्या नाम था? लिखेंगे दुर्धरा। बिंदुसार के माता का क्या नाम था? प्रश्न आएगा, लिखेंगे दुर्धरा। और फिर अगला प्रश्न बना, बिंदुसार कब शासक बना था? लिखेंगे 298 बीसी में, यानी कि 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना था। और फिर प्रश्न बना, बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? तो लिखेंगे अमित्रघात एवं शत्रु विनाशक। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था दोस्तों, और शत्रु विनाशक भी कहा जाता था। और नाम से पता चल रहा है, अगर नाम है शत्रु विनाशक, यानी कि अपने शत्रुओं को नाश करने वाला, तो बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? लिखेंगे अमित्रघात एवं विनाशक के नाम से जाना जाता था, यानी कि शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना, सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा था? लिखेंगे बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दोस्तों, सीरिया के एक शासक थे, उनका नाम था एंटियोकस, और उनके द्वारा अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। अगला प्रश्न बना, वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया? तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो वायु पुराण है उसमें बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता था। और देखेंगे यहाँ पर वायु पुराण का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया? लिखेंगे भद्रसार के नाम से जाना गया। और फिर अगला प्रश्न बना, जैन धर्म में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया? लिखेंगे सिंहसेन के नाम से जाना गया। ध्यान देंगे दोस्तों, जैन धर्म में सिंहसेन के नाम से जाना जा रहा है और वायु पुराण में
भद्रसार के नाम से जाना जा रहा है। और फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया था? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया था? लिखेंगे 16 राज्यों का विजेता बताया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। और फिर अगला प्रश्न बना, बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? लिखेंगे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? लिखेंगे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और फिर अगला प्रश्न बना, आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसके द्वारा किया गया? लिखेंगे मखली पुत्र गोसाल के द्वारा। आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे मखली पुत्र गोसाल के द्वारा किया गया था। उसके बाद दोस्तों आता है अशोक, और यहाँ पर अशोक का पहला प्रश्न बन रहा है, अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? लिखेंगे अशोक का जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। देखेंगे हमारे द्वारा 304 का पिक लगा हुआ है जो कि ईसा पूर्व है। अशोक का जन्म 304 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में। और दोस्तों अभी जो बिहार की राजधानी पटना है, पहले उसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। अगला प्रश्न बना, अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? लिखेंगे अशोक का शासनकाल 273 बीसी से 232 बीसी तक चला था। 273 बीसी से 232 बीसी तक अशोक का शासनकाल चला था। और देखेंगे यहाँ पर 273, उसके बाद 232 का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न, अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट कब बने थे? ध्यान दीजिएगा, अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट कब बना? तो लिखेंगे 269 बीसी में, यानी कि 269 ईसा पूर्व में बना था। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों अशोक ने राजा अभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। तो प्रश्न आएगा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? लिखेंगे राजा अभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। किसने? अशोक ने। आप देखेंगे यहाँ 8 वर्ष मेरे द्वारा दर्शाया गया है और यहाँ 261 बीसी दर्शाया गया है। अगला प्रश्न बना, मगध सम्राट का शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब मगध सम्राट बने अशोक तो उसके पहले वो अवंती के पहले राज्यपाल थे। मगध सम्राट बनने से पहले यानी मगध सम्राट का शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो लिखेंगे अवंती के राज्यपाल था। और देखेंगे दोस्तों अवंती यहाँ पर है मेरे द्वारा, यहाँ भारत का पिक लगा है भारत के नक्शे का, और यहाँ पर देखेंगे बीच में यहाँ पे लगभग मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ता है, ये अवंती का स्थान पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के पिता का क्या नाम था? लिखेंगे अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के माता का क्या नाम था? लिखेंगे अशोक के माता का नाम शुभ द्रांगी था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था दोस्तों, और अशोक के माता का नाम शुभ द्रांगी था। और फिर अगला प्रश्न बना, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उडेड गोलम लेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देंगे दोस्तों, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उडेगोलम लेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? लिखेंगे इसमें अशोक को अशोक के नाम से ही जाना जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो लिखेंगे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछेगा पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? आप लिखेंगे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। और फिर प्रश्न बना, जेम्स प्रिंसेस द्वारा प्राप्ति ब्राह्मी लिपि के अभिलेख जो कि 1837 में मिला था, अशोक को किस नाम से जाना जाता है? लिखेंगे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो जेम्स प्रिंसेस द्वारा प्राप्त ब्राह्मी लिपि की अभिलेख जो कि 1837 मिला था, अशोक को किस नाम से जाना जाता है? लिखेंगे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार मौर्य साम्राज्य भाग 2 का हम लोग आज रिवीजन कर लिए। तो दोस्तों मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।